नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। अच्छा, आप लोगों ने एक वो कहानी सुनी है क्या? मैंने तो सुनी थी। एक छोटा हाथी होता है, तो उसका जो महावत होता है रोज उसको रस्सी से खूंटे में बांध देता है। फिर एक दिन वो रस्सी जो होती है वो हाथी के साइज के हिसाब से छोटी पड़ जाती है। अब उसका जो महावत होता है वो हाथी के लिए भाई रस्सी खोजने जाता है, उसको रस्सी मिलती नहीं है। अब वो बेचारा फंस जाता है, सोचता है क्या करूं। तो वो उस हाथी को ऐसे उसके गले के चारों तरफ अपना ऐसे हाथ घुमा के कि जैसे उसमें रस्सी बांध रहा हो, ऐसे कर देता है। और जो वो हाथी होता है वो इतना यूज टू हो चुका होता है कि उसे लगता है कि उसे बांध दिया गया है और वो उस रस्सी को नहीं तोड़ पाएगा। ठीक। और इस प्रकार वो हाथी जो है वो खूंटे के पास ही खड़ा रहता है। कभी कभी मुझे लगता है कि उस कहानी का वो हाथी हम हिंदू हैं। जी। बेशक स्कूल में स्वतंत्रता दिवस पे मैंने लड्डू और समोसा जो है वो एक से ज्यादा बार ही खाया होगा, पर मुझे ऐसा जरूर लगता है कि 15 अगस्त को हम हिंदू आजाद नहीं हुए थे। जी। और मैं जितना पढ़ता हूं, मुझे जितनी चीजें पता लगती हैं, तो ये जो मेरा विश्वास है ये और प्रबल होता चला जाता है कि 15 अगस्त 1947 हम हिंदुओं के साथ इतिहास के सबसे बड़े ब्लफ्स में से एक था और कांग्रेस सबसे बड़ी ब्लफ मास्टर। पर जैसे वो हाथी के गले के चारों ओर महावत ने हाथ घुमा के रस्सी बांधने की एक्टिंग करी थी, वैसा ही हम लोगों के साथ बचपन से होता आया है। खूंटे पे बंधे रहने को लड्डू और समोसा मिलता रहता है हर साल 15 अगस्त। अब आप सोच रहे होंगे कि जब 15 अगस्त को भारत आजाद नहीं हुआ था तो हुआ क्या था। तो जी, 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ था और वो भी ढंग से नहीं हुआ था। बंटवारे के कारण का समूल नाश करना तो छोड़िए, हम तो कंप्लीट पॉपुलेशन एक्सचेंज तक नहीं कर पाए थे। समस्या और समस्या की जड़ दोनों का एक हिस्सा हमने यहीं रहने दिया। 1947 के इस विभाजन से भाईजान को भारत के पश्चिम और पूर्वी हिस्से में 2 किले जरूर मिल गए थे जहां इंडियन स्टेट जो है वो घुस नहीं सकता, उसके लिए नो गो जोन है। और भारत का जो बचा हुआ हिस्सा है वो भाईजान के लिए सराय बन गया, जहां वो टाइम टू टाइम आता है, हमला करता है, लूटपाट करता है, बलात्कार करता है और फिर भाग के अपने किले में घुस जाता है जहां इंडियन स्टेट उसे पकड़ने नहीं जा पाता। अच्छा, विभाजन के बाद जो हिस्सा बचा जिसे हम भारत कहते हैं, वहां क्या हुआ? यहां तो हिंदू सत्ता में आए होंगे, आप सोच रहे होंगे। तो जी, हिंदुओं को यहां भी सत्ता नहीं मिली। जी, यहां सत्ता का हस्तांतरण हुआ। किसके बीच हुआ? तो इन 1947 द पावर एक्चुअली गॉट ट्रांसफर्ड टू द चिल्ड्रन ऑफ द कंक्यूबाइंस ऑफ ब्रिटिश एंड मुगल्स। दे स्टफ्ड पॉलिटिकल पार्टीज, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, प्रोफेशनल्स, जुडिशरी एंड कल्चरल ऑर्गन्स लाइक ऑल इंडिया रेडियो एंड डीडी न्यूज. They imposed socialism on India and became filthy rich, selling licenses, permits and permissions to do various economic activities. जी, मतलब 15 अगस्त 1947 को भारत में जो ये हस्तांतरण हुआ सत्ता का, उसमें सत्ता जो है वो अंग्रेजों और मुगलों की रखेलों की अवैध संतानों के हाथों में आई। जी, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर सत्ता हिंदुओं के हाथ में आई होती तो अभी आप लोग देख रहे होंगे न्यूज में चल रहा है कि जो भारत के बॉर्डरिंग एरियाज हैं वहां पे इतना रैम्पेंट डेमोग्राफिक चेंज हुआ है कि मतलब सबकी फटी पड़ी है। सत्ता हिंदुओं के हाथ में अगर आई होती तो जो समस्या की जड़ थी, जिसके कारण बंटवारा हुआ, जौहर हुए, हमारे मंदिर टूटे, ये जो हमने लगभग 9 करोड़ लोग जो हैं वो खोए पिछले 1200 सालों में, उस समस्या की जड़ का नाश कर दिया गया होता ना, जड़ में मट्ठा डाल देना, वो कर दिया गया होता। पर ऐसा नहीं हुआ। सत्ता अगर हिंदुओं के हाथ में आई होती तो भारत पे सन 1948, 65, 71 और 99 में हमला करने वाला, भारत के खिलाफ लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, इंडियन मुजाहिदीन, सिमी और पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठनों को पोषित करने वाला, भारत के ही नॉर्थ ईस्ट में उल्फा, एनएससीएन, एनएलएफआई जैसे अलगाववादी संगठनों को सहायता देने वाला, भारत के पंजाब में खालिस्तान आतंकवाद को फंड करने वाला, पालने पोसने वाला पाकिस्तान जो है वो आज दुनिया के मानचित्र पे नहीं होता। पर ये सब तो तब होता ना जब भारत आजाद हो गया होता और सत्ता जो है वो हिंदुओं के हाथ में आई होती। फिलहाल तो 75 वर्षों के सेकुलर सोशलिस्ट इंडिया में वो समस्या और उसकी जड़ फिर सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी है और गुणीजन लोग अब दबे स्वर में ये कहने लगे हैं कि ऐसा ही चलता रहा तो भारत का एक और पार्टीशन होगा। खैर, मैं इससे असहमत करता हूं। मैं नहीं मानता कि इस देश का एक और विभाजन होगा। क्यों? क्योंकि भाईजान मूर्ख नहीं है। अब की अगर वो कामयाब हुआ तो वो पूरे देश में ही गजवा हिंद करेगा और फिर हिंदुओं के लिए शुरू हो जाएगी गुलामी और दास्ता की ये घनघोर काली रात। वो सुना है ना आपने, सेंट्रल एशिया में गुलामों की मंडियों में 2-2 दिनार में हिंदू महिलाओं को बेचा जाता था। वैसा ही कुछ, उससे भी विभत्स। वो तो भला हो विधाता का कि जो हिंदुओं पे उसे दया आ गई और 16 मई 2014 को नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने और हमें 2025 में ये पता चल रहा है कि जो पाकिस्तान हमारे लोगों का खून बहा रहा था, हम उसके खेतों को सींचने को पानी बहा रहे थे। जी, मैं बात कर रहा हूं ब्लंडर्स के सरताज जवाहरलाल नेहरू द्वारा किए गए हिमालयन ब्लंडर्स में से एक ब्लंडर IWT, इंडस वाटर ट्रीटी की। जी,
आज के इस डॉसियर में हम बात करेंगे मॉडर्न इंडिया के बॉब द बिल्डर, आर्किटेक्ट नवाब नेहरू और उनके द्वारा साइन की गई इसी इंडस वाटर ट्रीटी की। नेहरू जी मॉडर्न इंडिया के बॉब द बिल्डर थे, इससे मुझे कोई समस्या नहीं है। बस दिक्कत यह है कि इन महान बिल्डर जी ने बिल्डिंग का जो ब्लूप्रिंट बनाया, उसका फाउंडेशन, उसकी नींव इन्होंने पाकिस्तान के फेवर में रख दी। इस ट्रीटी ने भारत के डेवलपमेंट के सपनों पे ऐसा पानी फिराया कि हम आज तक उसमें डूबे हुए हैं। जी, अब आप सोच रहे होंगे ये इंडस वाटर ट्रीटी क्या थी? तो जी, चचा नेहरू ने 19 सितंबर 1960 को कराची में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ सिंधु नदी के पानी का बंटवारा दोनों देशों के बीच में कैसे हो, कितना हो के लिए एक ट्रीटी साइन की थी, जिसे इंडस वाटर ट्रीटी कहा जाता है। अब नेहरू जी ने इस ट्रीटी को साइन करने में उतनी ही दूरदर्शिता दिखाई थी जितना कि दूरदर्शी राहुल गांधी का पॉलिटिकल फ्यूचर है। हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंडस रिवर और इसके बेसिन के बारे में बता दूं। इंडस यानी सिंधु नदी का जो उद्गम है वो कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर लेक वाला जो रीजन है वहां है। वहां से ये तिब्बत होते हुए लद्दाख में एंटर करती है और वहां से ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान वाले हिस्से में प्रवेश करती है। फिर स्कार्डू होते हुए ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पंजाब का मतलब पंज आब यानी 5 नदियों वाला, आपने सुना ही होगा। स्कार्डू में पंजाब की 5 नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये सारी जो 5 नदियां ये इंडस रिवर में मर्ज होती हैं और यहां से फिर ये पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस होते हुए सिंध पहुंचती हैं और वहां से सिंधु सागर में जाके गिरती। सिंधु नदी का जो ये बेसिन है ये दुनिया का सबसे फर्टाइल और पावरफुल रिवर सिस्टम है। इसमें 6 बड़ी नदियां शामिल हैं जिन्हें ईस्टर्न रिवर्स और वेस्टर्न रिवर्स में बांटा गया है। ईस्टर्न रिवर्स कौन सी हैं? तो जी, रावी, ब्यास और सतलुज। वेस्टर्न रिवर्स कौन सी हैं? इंडस यानी सिंधु, झेलम और चेनाब। अब जो चचा नेहरू थे उन्होंने जो ये ट्रीटी साइन की उसमें ईस्टर्न रिवर्स यानी रावी, ब्यास और सतलुज के पानी का कंट्रोल भारत को दे दिया गया और वेस्टर्न रिवर्स यानी झेलम, चेनाब और सिंधु नदी का जो कंट्रोल है वो पाकिस्तान को दे दिया गया। ईस्टर्न रिवर्स का टोटल मीन एनुअल फ्लो है 33 मिलियन एकड़, क्यूबिक मीटर्स में ये होता है 41 बिलियन क्यूबिक मीटर। वहीं वेस्टर्न रिवर्स का जो टोटल मीन एनुअल फ्लो है वो है 142 मिलियन एकड़, जो क्यूबिक मीटर्स में हो जाता है 177 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर। यानी कुल मिला के इस पूरी ट्रीटी से भारत, जो पाकिस्तान से जनसंख्या के मामले में 5 गुने से ज्यादा होगा लगभग, उसको टोटल पानी का मिला केवल 20% और पाकिस्तान जो भारत की जनसंख्या का 1/5 होगा उसको मिला 80% पानी। अब बताइए ये ट्रीटी क्या, मतलब ये जो वो एक फिल्म आई थी जो मुजस्सिमा था, मतलब ये ट्रीटी कम मुझे उस मुजस्सिमा जैसा ज्यादा लग रही है। मतलब वो फिल्म में जो नायाब मुजस्सिमा बनाया था उससे कम हैवी मुजस्सिमा ये नेहरू जी ने ट्रीटी साइन करके नहीं बनाया था। अच्छा, नेहरू जी ने जो दरियादिली दिखाई उससे पाकिस्तान पे क्या हुआ, वो सुधर गया? अजी हाँ, साइन होने के 5 साल बाद ही 1965 में भारत पे हमला किया, फिर 1971 में किया। 1971 में ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स वाला बयान दिया था। बयान था पाकिस्तान वुड टेक रिवेंज बाय इन्फ्लिक्टिंग 1000 कट्स ऑन इंडिया रेदर देन फाइटिंग अनदर फुल स्केल वॉर। फिर खालिस्तान टेररिज्म को फंड किया, नॉर्थ ईस्ट में सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को एड किया, हथियार सप्लाई किए, कश्मीर में टेररिज्म को सपोर्ट किया। फिर 1999 में कारगिल पे हमला किया, फिर 26/11 में हम सब ने देखा ही। इसके अलावा न जाने कितने बम ब्लास्ट हुए, उसकी गिनती है ही नहीं। सांप को दूध पिलाना तो आप सबने सुना होगा, उसका लेटेस्ट वर्जन सांप को पानी पिलाना नेहरू जी ने लॉन्च किया था। होता ना जैसे नया वर्जन लॉन्च, जैसे आजकल AI लॉन्च हो रहे हैं धड़ाधड़, कोई कंपनी निकाल रही है, तो ऐसे ही नेहरू जी भी जो थे वो इन्वेंटर थे, वो मतलब साइंटिस्ट भी थे। और जानते हैं जब मतलब इतनी इंपॉर्टेंट बड़ी ट्रीटी साइन करने वो गए थे तो किसी सलाह मशवरा लेके गए थे क्या? मतलब किसी से बातचीत की होगी? अजी हाँ, मतलब अब नेहरू जी को भी कंसेंसस खेलना पड़ेगा क्या? मतलब भैया लिख दिया कि भारत देश लोकतांत्रिक देश है तो आप लोग तो पूरा ही फील लेने लग गए भाई डेमोक्रेसी का। अब भाई वो नेहरू थे, मोदी नहीं। विपक्ष से बात करना छोड़ो, कंसेंसस बना छोड़ो। चचा ने तो अपनी ही पार्टी के सांसदों तक को विश्वास में नहीं लिया। ये कह सकते हैं कि उनकी राय लेना जरूरी नहीं समझा। जी यही नहीं, नेहरू जी फेडरल स्ट्रक्चर और फेडरलिज्म के कितने हैवी सपोर्टर थे कि जो पानी है वो स्टेट सब्जेक्ट होता है। अंडर लिस्ट 2 एंट्री 17th of 7th शेड्यूल, हाँ, इन केस ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स आर्टिकल 262 के तहत पार्लियामेंट कानून बना सकती है, पर उसमें भी एक अंडरस्टैंडिंग रहती है कि स्टेट्स से भी बात की जाती है। यानी पानी पर प्राइमरली अधिकार राज्यों का ही होता है। तो क्या जब ये नेहरू जी IWT साइन करने गए थे उस समय उन्होंने जितने भी अफेक्टेड स्टेट्स थे जिनसे भाई ट्रीटी साइन होने के बाद असर पड़ता, जिन पर जैसे पंजाब, हिमाचल, जम्मू और राजस्थान आदि, इन सबसे बात की क्या है? वो कपिल शर्मा क्या कहता है, बाबा जी का ठुल्लू, ये किया था नेहरू जी ने। चलो भाई नहीं कर पाए होंगे, सिगरेट विगरेट पीने में बिजी रह गए होंगे,
तो ट्रीटी साइन करने के बाद ही क्या इस ट्रीटी को संसद में रेटिफाई करवाया गया कि भाई अब बातचीत करके कंसेंसस बना लिया जाए? ऐसा भी नहीं हुआ। मतलब देखा जाए तो चचा नेहरू खुद को शिवगामी देवी से कम नहीं समझते थे कि मेरी सनक ही है संसद का निर्णय, मेरी फैंटेसी ही है संसद का निर्णय, जो मन किया जाके साइन करिए। खैर, जब नेहरू जी दिल दरिया डैश समुंदर वाले अंदाज में ट्रीटी साइन कराए तो संसद में एक छोटी सी चर्चा रखी गई खाना पूर्ति के लिए। 30 नवंबर 1960 को लोकसभा में इस पर चर्चा हुई। ऑलमोस्ट एवरी स्पीकर कंडेम्ड द ट्रीटी, कॉलिंग इट अनफेयर, अ सेल आउट और इवन अ सेकंड पार्टीशन। मतलब जितने लोगों ने उस दिन संसद में बोला, वैसे तो बहुत कम ही समय मिला था, पर उस कम समय में भी जितने लोग इस पे बोलने को खड़े हुए, उसमें सबने इस ट्रीटी को अपोज किया। कुछ लोगों ने तो इसको देश का सेकंड पार्टीशन तक कह दिया। कांग्रेस के एक बड़े नेता हुए अशोक मेहता, उन्होंने नेहरू द्वारा साइन की गई इस ट्रीटी को देश का दूसरा विभाजन कहा था। उन्होंने अपना विरोध जताते हुए कहा था कि गिविंग अवे रिवर वाटर टू पाकिस्तान आफ्टर ऑलरेडी पार्टीशनिंग द कंट्री वाज लाइक इन्फ्लिक्टिंग अनदर पार्टीशन ऑफ इंडिया। यह ट्रीटी इतनी महत्वपूर्ण थी कि इंडिया गणतंत्र परिषद, भारतीय गणतंत्र परिषद के धनक्कल से सांसद सुरेंद्र मोहंती ने कहा कि हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, नेहरू ने साइन किया है, वही बता दें, ही अलोन कैन एक्सप्लेन व्हाई दिस एग्रीमेंट वाज मेड। इस ट्रीटी के साइन होने से राजस्थान के साथ जो ज्यादती हुई उसे आप कांग्रेस सांसद हरिश्चंद्र माथुर के शब्दों में समझ सकते हैं। उस दिन लोकसभा में वो एज अ मेंबर ऑफ कांग्रेस नहीं बल्कि एज अ मेंबर ऑफ अपोजिशन बोले। माथुर साहब का कहना था, माथुर कॉल्ड द ट्रीटी ऑल टू द डिसएडवांटेज ऑफ इंडिया एंड ऑल टू द एडवांटेज ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि भारत बहुत ज्यादा ही कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। ओवर जेनोसिटी एट द कॉस्ट ऑफ आवर ओन पीपल इज नॉट स्टेट्समैनशिप। माथुर साहब ने उस दिन देश भर के अखबारों में इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में जो छपा था उन खबरों को पढ़ के सुनाया। उन्होंने कहा कि राजस्थान हैज बीन वेरी बैडली लेट डाउन इन दिस ट्रीटी, कि भारत लगातार 1948 से स्टेप बाय स्टेप सरेंडर कर रहा है और पाकिस्तान डिमांड्स पे डिमांड्स बढ़ाए जा रहा है। इंडिया यील्डेड अंडर प्रेशर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, माथुर साहब जो थे वो कांग्रेस के सांसद थे। और इन्हीं माथुर साहब के स्वर में स्वर मिलाते हुए कांग्रेस के ही बड़े नेता अशोक मेहता ने कहा कि वी आर रीओपनिंग ऑल द वुंड्स ऑफ 1947, दिस इज बीइंग डन अगेन विद द सिग्नेचर ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने कहा कि 12 सालों की बातचीत के बाद भी इंडिया है सेटल्ड ऑन टर्म्स विच कांट बी जस्टिफाइड एज फेयर। मेहता ने आगे कहा कि किसी भी सरकार को यह अधिकार नहीं है कि एक ही गलती को वो बार बार दोहराए। That is why the country is deeply and profoundly agitated। मेहता साहब के ही स्वर में स्वर मिलाते हुए विरोध करने वालों में एक और कांग्रेस के ही नेता हुए एसी गुहा। उन्होंने इस ट्रीटी के इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इंबैलेंस पर नेहरू को लताड़ लगाते हुए कहा कि इंडिया हैज 26 मिलियन एकर्स इन द इंडस बेसिन बट ओनली 19% इज इरिगेटेड, while Pakistan's 39 million acres were 54% irrigated. India should have received 40% of water, instead it got only 20%, and Pakistan received rupees 400 plus crores in grants, whereas India got just 27 crore in loans. आगे उन्होंने कहा कि the more regrettable thing is that water which India would need badly would be allowed to flow in the sea unutilized, and yet we shall be denied the opportunity of developing our own land with the water। उनका ये कहना था कि हमारे खेतों को पानी नहीं मिल रहा और हम पानी जो है वो अनयूटिलाइज्ड पाकिस्तान के उसमें नदियों में बहा रहे हैं। तब विपक्ष के सांसद अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे। उन्होंने विरोध करते हुए कहा कि सरकार ने कुछ समय पहले घोषणा की थी कि हम 1962 तक पानी रोक देंगे पाकिस्तान का, पर अब परमानेंट पानी देने को ट्रीटी साइन कर दी है। आइदर दैट अनाउंसमेंट वाज रॉन्ग और दिस ट्रीटी इज रॉन्ग। भाई कांग्रेस ये कह रही थी कि हम 1962 आते आते जो पानी है ये रोक लेंगे, और अब कांग्रेस के ही नेता जो है वो साइन कर आए, तो दोनों में एक बार तो गलत होंगे ना। अटल जी ने आगे कहा कि देश की संसद को विश्वास में नहीं लिया गया। उन्होंने नेहरू के मोटिव्स को क्वेश्चन करते हुए पूछा, व्हाई डिड नेहरू गो सो फार, दिस इज नॉट द वे टू बिल्ड हार्मनी। अच्छे संबंध न्याय की बुनियाद पे बनाए जाते हैं, तुष्टीकरण की नींव पे नहीं। नेहरू द्वारा साइन की गई इस ट्रीटी का विरोध करने वालों में फिरोजाबाद से निर्दलीय सांसद बृजराज सिंह भी थे। उन्होंने इस ट्रीटी के साइन होने के बाद दिए गए पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट को भी कोट किया। साथ ही लेमेंटेड दैट पार्लियामेंट वाज नॉट इवन इन्फॉर्म्ड दैट रेटिफिकेशन ऑफ द ट्रीटी हैड बीन कंप्लीटेड। मतलब बिन संसद की जानकारी के ही रेटिफिकेशन भी हो गया। वाह, जैसे वो हमने सीए प्रोटेस्ट के टाइम देखा था ना, वो कुदरती बिरयानी की वो पेंगुइन सी बता रही थी कि भाई हमको नहीं पता बिरयानी यहाँ कहाँ से रही है, वैसे ही नेहरू जी ने कुदरती रेटिफिकेशन करवा दिया। मतलब सांसदों को ही नहीं पता और रेटिफिकेशन हो गया। आप सोचिए ये जो ट्रीटी साइन की थी नेहरू ने, मतलब ये देश के साथ कितनी बड़ी गद्दारी थी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी इसका विरोध कर रही थी। जी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सांसद केटी के थंगामनी ने लैक ऑफ कंसल्टेशन पे नेहरू को घेरा। उन्होंने कहा कि 9 सितंबर तक संसद का सत्र चला, 19 सितंबर को ट्रीटी साइन की गई, तो नेहरू चाहते तो सदन को विश्वास में ले सकते थे। साथ ही उन्होंने इस ट्रीटी को वन साइडेड गिव नॉट गिव एंड टेक बताया कि ये केवल गिव हुआ है, गिव एंड टेक नहीं है।
राजस्थान और पंजाब, जिसमें आज का हरियाणा भी शामिल है, के किसान नेता भारतीय संसद में लिटरली रोए थे क्योंकि उनका पानी पाकिस्तान को दिया जा रहा था। और इस सब के जवाब में नवाब नेहरू का क्या कहना था? जब नवाब नेहरू जवाब देने को खड़े हुए तो ही टोन वाज वेरी ऑलमोस्ट डिप्रेस्ड। उन्होंने कहा कि हमने ये ट्रीटी साइन करके पाकिस्तान के साथ शांति खरीदी है। उन्होंने कहा कि वी कुड हैव continued quarreling indefinitely, but that would have been disastrous for both countries. It is better to have an agreed settlement on a vital matter like water rather than perpetual quarrels. We are not giving away our waters, we are using them in a planned way while ensuring peace and goodwill. आगे उन्होंने कहा कि we purchased a settlement, if you like, we purchased peace to that extent and it is good for both countries. अपने समर्थन में बोलते हुए नेहरू ने कहा कि अनलेस इंडिया वाज टू टर्न पाकिस्तान पंजाब इनटू ऑलमोस्ट वाइल्डरनेस देयर हैज टू बी गिव एंड टेक। यानी चचा नेहरू पाकिस्तान में सूखा न पड़ जाए के लिए ज्यादा चिंतित थे। वो बात और है कि हमारे देश में स्थिति ये थी कि नेहरू के समाजवादी दौर में इस देश के लोग गाय के गोबर में से गेहूं के दाने बीन के उसकी रोटी खाने को विवश थे जी। और बाकी अमेरिका में जानवरों द्वारा रिजेक्टेड वो जो गेहूं आता था ना PL 480, वो इंपोर्ट करके हम अमेरिका के सामने भिखारी की तरह जी रहे थे, वो आप सब जानते ही होंगे। पर जो हमारे फार्मर नेहरू थे उनको पाकिस्तान में सूखा ना पड़ जाए की चिंता ज्यादा थी। स्टेट्समैन थे ना भाई, मतलब तो स्टेट्समैन लोगों में ऐसा ही होता होगा है। खैर, फिर जब संसद में नेहरू के इस बयान पे बवाल होने लगा तो नवाब नेहरू जो थे, मतलब यार कितनी डेमोक्रेसी खेलेंगे, वो उठे गुस्से में और बीच संसद से उठ के जापान के क्राउन प्रिंस से मिलने चले गए, लिविंग बिहाइंड एन अनसेटिस्फाइड एंड अनआंसर्ड हाउस, कि भौंकते रहो भाड़ में जाओ। मतलब इतने लोकतांत्रिक थे हमारे चचा नेहरू। अच्छा, इस ट्रीटी को साइन करके जो हमारे स्टेट्समैन नेहरू जी ने जो शांति खरीदी थी उसका क्या हुआ? तो जी उस पे पाकिस्तान ने 1965 में भारत पे हमला करके पेशाब कर दिया। फिर 1971 में किया और फिर कब कब किया मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूं। इसके अलावा पाकिस्तान ने क्या किया? तो जी इस ट्रीटी के साइन होने के कारण पाकिस्तान को भारत के हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को रोकने का एक टेक्निकल हथियार मिल गया, एक वीटो मिल गया। और इसी वीटो का प्रयोग करते हुए पाकिस्तान ने सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, बगलिहार डैम, किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट जैसे महत्वपूर्ण और स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स को अटका के रखा सालों साल। जब कोई प्रोजेक्ट बनना शुरू हो, पाकिस्तान उस ट्रीटी का हवाला लेकर वर्ल्ड बैंक पहुंच जाए कि देखो ये हो रहा है, जिसके कारण ये सब प्रोजेक्ट्स रुके रहे, बंद रहे। जिससे अगर मैं ओवरऑल डैमेज की बात करूं तो भारत को लगभग 5000 से 7000 मेगावाट बिजली का नुकसान हुआ। इतने में पूरा जम्मू कश्मीर, पंजाब और आधे उत्तर भारत को बिजली सप्लाई हो सकती थी, पर नहीं हो पाई, थैंक्स टू पंडित नेहरू। और 67 साल बाद जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो भारत के 18,452 गांव ऐसे थे जहां कभी बिजली ही नहीं पहुंची थी जी। अगर ये ट्रीटी साइन होने के कारण ये सब हाइड्रो प्रोजेक्ट्स नहीं बंद या डिले हुए होते तो उन गांवों को सो कॉल्ड आजादी मिलने के बाद भी 67 सालों तक इंतजार नहीं करना पड़ता। पर फिर हमारे देश में स्टेट्समैन जो थे वो प्रधानमंत्री बने थे। और इन सबसे आर्थिक नुकसान कितना हुआ होगा इसका अनुमान लगाना भी मेरे लिए संभव है नहीं। आपको एक कहावत सुनाता हूं, पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा में चलती है, दिल दरिया और डैश समुंदर, मारे जा निकाले जा। नेहरू जी उस कहावत के प्रतिबिंब स्वरूप थे। उन्होंने ट्रीटी साइन करके केवल पाकिस्तान को पानी नहीं दिया बल्कि 83 करोड़ रुपए भी दिए, वो भी पाउंड्स में दिए। और कब दिए? जब समाजवाद के कारण फॉरेन एक्सचेंज की ऑलरेडी बैंड बजी हुई थी हमारे देश में, देश फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस से जूझ रहा था। आज के हिसाब से वो रकम लगभग 1.6 बिलियन डॉलर्स होती है। पाकिस्तान ने इस पैसे से मस्त मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और लिंक कैनाल्स बनाए। और जानते हैं जब ये सिंधु जल संधि हुई थी तब भारत का सिंचाई मंत्री कौन था? उत्तर है हाफिज मोहम्मद इब्राहिम। ये जनाब 1936-37 में हुए चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पे चुनाव लड़कर जीते थे, याद रखिए। इसी संधि में पाकिस्तान को 83 करोड़ रुपए भी दिए गए थे। यानी भाईजानों ने पहले मुस्लिम लीग बनाकर 30 लाख हिंदू काट डाले, 2 करोड़ के करीब हिंदुओं से उनका सब कुछ छीनकर भारत भगा दिया। कितनी हिंदू महिलाओं के बलात्कार किए वो संख्या क्या ही बताऊं मैं आपको। और ये सब करने के बाद मस्त नेहरू जी की कैबिनेट में मंत्री बनकर पाकिस्तान को हिंदुओं का पानी और पैसा दोनों पहुंचाते रहे। अब आप बताइए, यदि मैं कहूं कि मुझे कभी कभी लगता है कि वी आर अ डेड सिविलाइजेशन वॉकिंग, तो क्या मुझे गलत लगता है? कमेंट में जवाब दीजिए।